जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है चिराग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म लगाया है, जो कि देश की सेवा में जाना चाहते हैं। उनके लिए हम लेकर आए हैं एसएससी की तरफ से जो प्रीवियस ईयर में जीडी में जितने क्वेश्चन हुए हैं हम पढ़ेंगे उनमें जीके का ऐसा पार्ट है कि आप लोग यदि प्रीवियस ईयर लगा लेते हो, कंप्लीटली प्रीवियस ईयर यदि आप लगाते हो तो आपका 90% जो जीके हैं वो कवर हो जाएगा। हम जीके को उसी हिसाब से पढ़ेंगे जिस हिसाब से जीके आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। हम नई चीज़ों से भी रिलेट करके चलेंगे। तो प्रीवियस ईयर सेशन का ये आज हमारा पहला वीडियो है। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं चाहता हूं कि माँ भारती के जो लाल है एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में प्रमुख शैली मिली है? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं, भारत में शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहे हैं हम। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य हैं, कुछ चुनिंदा ऐसे क्लासिकल डांस है जिनके बारे में सरकार ने उनको शास्त्रीय माना है, क्योंकि उनके रूप में जैसे कि धर्म पर, जाति पर, प्रेम में इस प्रकार से उनको स्टेज पे दोहराया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि प्रेम के भाव उसमें आते हैं, उसमें धर्म के भाव रहते हैं, तो वो शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कुछ चुनिंदा जो नृत्य हैं उनकी हम बात करेंगे। 8 क्लासिकल डांस कितने हैं हमारे पास? क्लासिकल डांस की बात करते हैं, यानी शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं। शास्त्रीय नृत्य हमारे पास है 8। कितने नृत्य हैं? 8 हमारे पास में 8। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। सबसे पहले कौन कौन से नृत्य हैं? जैसे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने हैं, तो इसका आंसर होगा 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में है। कौन कौन से हैं? तो हम पहली बात कर लेते हैं। पहला आता है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। उसके बाद में आता है मणिपुरी, ओडिसी, ये सारे प्रकार के जितने भी नाटक है, सत्रिया, इसमें भी लिखे हुए हैं 3-4। कथक है, कथकली है, ये सारे क्या है जो 8 शास्त्रीय नृत्य उनमें आता है। इस क्वेश्चन का जागोई है वो है मणिपुरी। जागोई कौन सा है आपका? मणिपुरी है। कौन सा है? मणिपुरी। जागोई का आंसर कौन सा होगा? मणिपुरी। एक्चुअल में शास्त्रीय नृत्य तो ये जागोई ही है, शास्त्रीय नृत्य तो जागोई है, लेकिन इसको मणिपुर की होने की वजह से इसको मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का एक दर्जा दिया गया है। तो शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? एक हमारा पास भरतनाट्यम है, एक कथक है, एक कथकली है, ओडिसी है, इसी के साथ में कुचिपुड़ी है, सत्रिया है, मणिपुरी है। इस प्रकार ये कितने हो गए? 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए हैं। तो जागोई की बात कर लेते हैं। जागोई के पीछे एक कहानी है। मणिपुर में ये मणिपुरी नृत्य है। जागोई के पीछे कहानी यह है कि उन लोगों का मानना है कि मणिपुर के लोगों का ये मानना है कि जितने भी हमारे पास में शास्त्रीय नृत्य हुए हैं उनमें से जागोई जो है मणिपुर का है। और मणिपुर के लोगों का ये मानना है कि जब धरती बनी थी तब ये एक पिंड के रूप में थी। क्या थी? एक पिंड के रूप में थी, उबड़ खाबड़ थी। लेकिन वहाँ के जो देवता है मणिपुर के, उन लोगों का मानना है कि उनके देवताओं ने क्या किया, इस पे एक डांस करके अपने पैरों से इसको क्या कर दिया? स्मूथ बना दिया। स्मूथ बना दिया। जागोई जो नृत्य है उसी टाइम से प्रसिद्ध हो गया है। जागोई की बात कर लेते हैं। देखो जागोई जो है, जागोई जो नृत्य है ये एक जाति होती है वहाँ पर। मणिपुर की जो जनजातियाँ हैं उनमें से एक जनजाति है मितई। मितई जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति है? मितई जनजाति। मितई जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जागोई नृत्य है। और इसी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य इसी को कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? मणिपुरी। दूसरा नाम क्या है? मणिपुरी। इसी को मणिपुरी कहते हैं। ये किससे संबंधित है? राधा कृष्णा से। रासलीला होती है इसमें राधा कृष्णा वाली, तो ये राधा कृष्णा से संबंधित है। तो आपने देखा जागोई क्लासिकल जो नृत्य है कहाँ का हो गया? मणिपुर का हो गया। उसी के साथ में हम बात करते हैं ओडिसी। ओडिशा का हो गया शास्त्रीय नृत्य। मणिपुर का सत्रिया। सबसे नया नृत्य है सत्रिया। सत्रिया जो नृत्य है सबसे नया कौन सा है? सबसे नया हो गया। सबसे नया ये लगभग हमारे जो प्रेजेंट रूप में है ये 2000 में आया हुआ है। और इसके जो गणेश शंकर देव, ऐसा ही शंकर देव इसके क्या है?
डांसर है, शंकर देव नाम से कोई व्यक्ति है, प्रेजेंट में वो इसका डांसर है। कथक जो है उत्तर भारत का एक नृत्य है। तो पहला क्वेश्चन आपका तैयार होगा। सभी को समझ में आया कि जागोई शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का है। इसी के साथ में नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके साथ में है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1958 में डोवर से केलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे। यानी कि डोवर से केलिस तक, डोवर और केलिस इंग्लिश चैनल क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। को 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। मतलब एक कैलेंडर वर्ष में यानी एक साल में उन्होंने 5 समुद्रों में क्या की है, तैराकी की हुई है। क्वेश्चन ये है आपका। तो इसमें क्वेश्चन के आंसर देखो, अजीत पटेल नहीं है, रामनाथ कृष्ण नहीं है, मिहिर सेन। आंसर क्या हो रहा है आपका, मिहिर सेन हो रहा है। क्या हो रहा है, मिहिर सेन। क्या आंसर हो रहा है, मिहिर सेन। कसाब जादव बिल्कुल नहीं है, मिहिर सेन। अब पढ़ लेते हैं हम 1958 में जो हमारा इंग्लिश चैनल है, किसके बारे में देखते हैं, इंग्लिश चैनल के बारे में। देखो बच्चों, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल के बारे में। इंग्लिश चैनल क्या, बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता कि इंग्लिश चैनल है क्या। जहाँ से शब्द आया है इंग्लिश, इसका मतलब है कि ये संबंधित हो सकता है ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन जिसे यूके कहते हैं। इंग्लिश चैनल में आपको समझाता हूँ। इंग्लिश चैनल रियल में एक नदी का रूप है, नदी का रूप मान सकते हो, नाले का रूप मान सकते हो आप सभी। इंग्लिश चैनल देखो, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन है। क्या है, ब्रिटेन। यहाँ पर ब्रिटेन बना हुआ है, जैसे मान लेते हैं ये यूके है, ये फ्रांस है, ये क्या है, फ्रांस है। यूके और फ्रांस के बीच में यहाँ पर एक नाले के रूप में, एक नदी के रूप में है। इसी को कहते हैं इंग्लिश चैनल। क्या कहते हैं, इंग्लिश चैनल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इंग्लिश चैनल। क्या कहते हैं, इंग्लिश चैनल कहते हैं। यहाँ पर अपना आयरलैंड है, नक्शा आपको देखना है। ये इंग्लिश जो चैनल है, अटलांटिक जो महासागर है, अटलांटिक महासागर, इस अटलांटिक महासागर का क्या है, एक अंश है। किसका अंश है, अटलांटिक महासागर का अंश कौन है, जो हमारे पास में अटलांटिक महासागर का जो इंग्लिश चैनल है वो अंश किसका है, अटलांटिक महासागर का। किससे किसको जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को उत्तर सागर से। और यहाँ पर क्या है, उत्तरी सागर है। क्या है, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। क्या है, नॉर्थ सी है इधर, नॉर्थ सी। उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य कौन करता है, वो करता है इंग्लिश चैनल। समझ में आया। तो मिहिर सेन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, इंग्लिश चैनल को पार किया है। बात कर लेते हैं डोवर। डोवर में जो तैरने की दूरी है, वो कितनी दूरी तक दौड़ सकते हैं। जल संधि ऐसी बनी हुई है कि कितने पानी तक व्यक्ति तैर सकता है, तो वो लगभग 34 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है, 34 किलोमीटर की दूरी डोवर से केलस तक की है, जिसमें हम तैर सकते हैं। इस अटलांटिक में बने हुए इंग्लिश चैनल की जो लंबाई है वो 520 किलोमीटर है। कितनी है, 520 किलोमीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 240 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इंग्लिश चैनल की चौड़ाई 240 किलोमीटर है, जबकि इसकी जो लंबाई है 520 किलोमीटर है। 34 किलोमीटर तक डोवर से केलिस तक की दूरी है, जिसमें मिहिर सेन ने अपने क्या किया, 1958 में तैर के उसको पार किया हुआ है। ठीक है, सबको समझ में आया। नेक्स्ट आगे देखो भाई, आगे का क्वेश्चन है, देखिए ठीक है। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाली प्रदूषण को कम करने के तरीके को पहचान करें। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जीवाश्म ईंधन का मतलब हो गया जीवों से बना हुआ ईंधन। एक्चुअल में यही मानते हो आप लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी हम डीजल पेट्रोल यूज करते हैं सबका सब क्या है, ईंधन है। उस ईंधन को जब जलाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड रूप में जो प्रदूषण होता है वो होता है। और उस नाइट्रिक ऑक्साइड को कम करने के लिए, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लिए देखो क्वेश्चन के आंसर देखो, ऑप्शन देखो। दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, दहन प्रक्रिया की, बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को, लेकिन आगे भी देखते हैं। प्रदाह का तापमान कम करके, प्रदाह क्या है, बाय द लॉवरिंग द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग, बर्निंग का टेम्परेचर कम नहीं करना है।
कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि कार्बन के अणुओं में वृद्धि हो जाएगी तो जो ईंधन होगा उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। गुप्त ऊष्मा को कम करके, बिल्कुल ये भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वह दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, दहन जो प्रक्रिया है अपनी उसकी दक्षता में वृद्धि करके हम क्या कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन जो होता है उसके प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और एक बात यह है, प्रदूषण किससे होता है, प्रदूषण के रूप में हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है। क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रदूषक कौन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषक क्या है, ये प्रदूषक है जो जीवाश्म ईंधन से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये भी आपके रूप में पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से किस प्रकार का प्रदूषण, प्रदूषक कौन है, तो प्रदूषक कौन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए जिन बच्चों ने तैयारी करना चाहते हैं महाभारती के वीरों, उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। अभी तक आप जुड़े नहीं हो, जीवन के लक्ष्य को गति देना चाहते हो तो इस चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन यानी थैंक्स गिविंग, क्या है, थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मान किया जाता है क्योंकि खेती के लिए अत्यावश्यक माना गया है। ये जो त्यौहार मनाया जाता है थैंक्स गिविंग का मतलब है कि जानवरों को क्या कर रहा है, धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा उत्सव ये मनाया जा रहा है, वो हमको देखना है। देखो मकर संक्रांति कब आती है भाई, 14 जनवरी को आती है। सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करता है। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा क्या है, गुड़ी पड़वा एक त्यौहार है जो कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हमारे इधर कर्नाटक, नीचे वाले जितने भी साउथ हो उसमें मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। और जो गुड़ी पड़वा है उसका मतलब ये है कि आप जो गुड़ी पड़वा मना रहे हो ये नए साल में मनाया जाता है। नया साल जब फरवरी 22 के लगभग आता है, नया साल चैत्र मास से स्टार्ट होता है, नया साल हिंदी जो है उसमें गुड़ी पड़वा के नाम से जो पहला नवरात्रि होते हैं उस टाइम मनाया जाता है। काला घोड़ा काला महोत्सव, एक आती है पोलो महोत्सव। तो इसका आंसर क्या है, पोलो महोत्सव। कौन सा महोत्सव है, पोलो महोत्सव मनाया जाता है। कहां का मनाया जाता है, एक तो महाराष्ट्र में मनाया जाएगा पोलो महोत्सव। कहां मनाया जाएगा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये आपको याद होना चाहिए। थैंकिंग जो गिविंग है, थैंक्स गिविंग जो उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में और इसी के साथ में छत्तीसगढ़ में भी ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया है, यानी कि हमारी जो नेवी है उसको समर्पित कर दिया है। तो किसने किया था, ये न्यूज़ में आया था बहुत दिनों से INS विक्रांत के बारे में। तो इसका आंसर होने वाला है हमारे जो नरेंद्र मोदी सर है, उन्होंने इसको क्या किया है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इसको हमारी जो नेवी है उसको सौंप दिया। INS विक्रांत है क्या एक्चुअल में, देखो बच्चों INS विक्रांत एक जहाज है पानी में चलने वाला जिसमें विमान उतरते हैं। जो एयरपोर्ट्स के विमान रहते हैं वो जितने भी विमान हैं वो किस पे उतर जाएंगे, इमरजेंसी में उस INS विक्रांत के ऊपर आ जाएंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विमान वाहक पोत कहते हैं। विमान वाहक पोत INS विक्रांत, जो कि 1999 से इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी। इसके बाद में ये धीरे काम चल रहा था, 2009 से एक्चुअल में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई और ये लगभग अभी हमारे 2022 में किसको मिल गया है, इंडियन नेवी को मिल गया है। आपको पता है अमित शाह, ज्योतिराज सिंधिया और राजनाथ सिंह, आप इनके बारे में आप जानते होंगे। आगे देखो, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राज्य का ब्रांड एम्बेसडर भी आपके रूप में क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी राज्य हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर आपको याद होने चाहिए। 28 के 28 राज्यों के कौन से राज्य का कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कहाँ से वीडियो देख रहा है, उसके राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है। ठीक है, देखो अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, उत्तराखंड का अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का तो आपको सभी को पता है कि विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, दाने दाने में केसर का दम। दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक किसी के भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है अभी तक। ऋषभ पंत, रोहित शेट्टी जो है फिल्में बनाते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होने वाला है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इसका सही आंसर होने वाला है। ऋषभ पंत जो है,
ऋषभ पंत। क्या है बच्चों? ऋषभ पंत जो है कंप्लीट इसका आंसर जो है ऋषभ पंत होगा कि उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है? ऋषभ पंत। सभी बच्चे कमेंट करेंगे जिस राज्य से देख रहे हो उस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और वीडियो का एक लाइक तो बनता ही है भाई। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस और मॉर्सिया, ये एक साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? मॉस और मॉर्सिया, ये दोनों के दोनों आप मॉस और मॉर्सिया आपने बहुत बार देखा होगा, जहाँ पर नमी रहती है बारिश के दिनों में, और हमारे घरों में, छतों में, दीवारों पे, घर की छत होती है या दीवार होती है, या जहाँ पेड़ों की छांव रहती है और बारिश हो रही है तो पेड़ों के ऊपर भी हरी हरी काई जम जाती है, वही मॉस और मॉर्सिया होती है। मॉस और मॉर्केसिया होती है, वो कौन से इसमें संघ में आती है? तो वो आती है हमारे पास में ब्रायोफाइटा में। किस में आती है? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आती है। ब्रायोफाइटा कहाँ गया? ये रहा, ब्रायोफाइटा में मॉस और मॉर्सिया आती है। याद रहना चाहिए कि मॉस और मॉर्सिया है क्या? पता चला काई है, जो कि जहाँ पर नमी रहती है, छायादार रहती है, वहाँ पर आती है। और ये है प्रकृति में पेड़ों का निर्माण करने की जो प्रथम चरण होता है वो ये मॉस और मॉर्केसिया होती है, जो कि ब्रायोफाइटा में आते हैं। सबसे पहले ये धीरे धीरे जमते हैं। एक पुराने मकानों को देखा होगा, उस पर काई लगती है, बारिश के दिनों में धीरे धीरे वो खंडर के रूप में, और बाद में बड़े पेड़ वहाँ पर उगते हैं। तो ये है मॉस और मॉर्सिया, जो कि क्या है? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? राजस्व प्राप्तियां हैं, सरकार का दावा नहीं होता है। सरकार का दावा क्यों नहीं होता है? देखो, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत का मतलब होती है कैपिटल रिसिप्ट्स, जितने जैसे कि सरकार आरबीआई से लोन लेती है फिर उसको देती है, तो वो पूंजीगत प्राप्तियां होती है। गैर प्रतिदेय, नॉन रिजेम्बल जो होती है, नॉन रिजेम्बल के रूप में आती है गैर प्रतिदेय। गैर प्रतिदेय जो होती है राजस्व की ऐसी प्राप्तियां हैं जिन पर सरकार का कोई दावा नहीं होता है। सुदृढ़ करने में सक्षम, कोई मतलब नहीं है। प्रतिदेय, इसका मतलब दावा है। प्रतिदेय का मतलब हमको दावा है, लेकिन दावा किसके ऊपर नहीं किया जा सकता? गैर प्रतिदेय, जो वापस चुकानी नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंकिंग नोटों के पृष्ठ आधार पर का चित्र क्या है? देखो, महात्मा गांधी के पृष्ठ आधार मतलब 2000 का जो नोट है, एक्चुअल में 2016 में आया था और अभी 2023 में वो बंद हो गया, है ना। 2023 में 2000 रुपये का नोट आया था और ये क्या हुआ, उसके बाद में अभी बंद हो चुका है। इसके ऊपर किसका चित्र बना हुआ है? क्वेश्चन ये है। तो ये मंगलयान, लाल किला, रानी की वाव और सूर्य मंदिर जो कोंकाण के अंदर है, इसमें देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मंगलयान। 2000 पर आपके पास यदि नोट है 2000 रुपये का, एक्चुअल में होना नहीं चाहिए, बैंक में जमा करा दिए होंगे सभी का, अभी ये मार्केट में प्रचलन में नहीं है 2000 रुपये का नोट। लेकिन आपको क्या करना है, 2000 रुपये का यदि नोट है या गूगल से कर सकते हो, उस पर मंगलयान की फोटो बनी हुई है। लाल किला 500 रुपये के नोट पर आता है। लाल किला जो है 500 रुपये के नोट पर आता है। कितने पर आता है? 500 रुपये के नोट पर क्या आता है? लाल किला। लाल किला भाई 500 रुपये का जो नोट है उस पर आता है। यानी कि 500 का जो नोट रहेगा, 500 का नोट रहेगा, उस पर क्या आएगा? लाल किला, दिल्ली का लाल किला। रानी की वाव कितने रुपए पर आ रही है? रानी की जो वाव है अपने पास में वो आ रही है 100 रुपये के ऊपर। 100 रुपये पर क्या आ रही है? रानी की वाव। ये गुजरात में है रानी की वाव, देखने लायक जगह है। उसके बाद में सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कोंकाण का है। ये कितने रुपए के नोट पर आ रहा है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर जो आपके पास में आ रहा है 10 रुपये का जो नोट होगा आपका, उस पर हमारे पास क्या आएगा? सूर्य मंदिर आएगा। हमारे पास बचता है 50 रुपये का नोट। उस पर कौन सा चित्र बना हुआ है? 50 रुपये के नोट के ऊपर 50 रुपये का जो नोट है उसके ऊपर हमारे पास हम्पी जो है, साथ साथ में नोट भी करते चलिए। हम्पी है, हम्पी में जो रथ है, पत्थर का रथ है, हम्पी पत्थर का रथ, उसका चित्र बना हुआ है। एक आता है 5 रुपये का। 5 रुपये का तो देखा ही होगा आपने। 5 रुपये का जो नोट है उस पर किसका चित्र है? यदि आपके पास है नोट तो देखिए उस पर एक ट्रैक्टर बना हुआ है। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से खेती करता हुआ किसान, करता हुआ किसान। तो नोट क्लियर हो गए यहाँ से सारे के सारे। सूर्य मंदिर कितने पे हैं? 10 रुपये। रानी माव कितने रुपये पर है? तो आपने देखा कि 100 रुपये पर है। लाल किला कितने पर है? 500 रुपये पर है। मंगलयान 2000 पे था, अभी मंगलयान जो है 2000 पर नहीं है क्योंकि 2000 का नोट चलन में नहीं है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए सभी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया? कलिंग का युद्ध लड़ा गया, कौन सा मौर्य राजा था? मौर्य डायनेस्टी आपको याद होनी चाहिए, जितनी भी मौर्य हैं मौर्य याद रहने चाहिए। मौर्य डायनेस्टी क्या रहनी चाहिए बच्चों? याद रहनी चाहिए। ठीक है, देखो मौर्य जो डायनेस्टी है अपने पास में, मौर्य आते कब है? और मौर्य में सबसे पहला राजा कौन हुआ था? चंद्रगुप्त हुआ था। उसके बाद में और भी बहुत सारे राजा हुए थे। बिंदुसार हुआ मौर्य में, चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार, उसके बाद में अशोक आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला अशोक। कलिंग पर जो युद्ध हुआ था अशोक ने किया था। अशोक के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखो अशोक जो है, अशोक जो राजा है अपने पास में, अशोक अपने शासन की मगध की गद्दी पर कब बैठता है? 269 ईसा पूर्व में बैठता है। ईसा पूर्व में क्या बैठता है? गद्दी पर बैठता है अपने शासन के 8वें वर्ष। कितने? 8वें वर्ष। अपने जो शासन रहा है उसका, उस शासन के 8वें वर्ष में वो क्या करता है? कलिंग पर क्या कर रहा है? 8वें वर्ष किस पर आक्रमण कर रहा है? कलिंग। लगभग 261 में वो क्या करेगा? कलिंग पर आक्रमण करेगा। कौन कर रहा है? अशोक कर रहा है। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि अशोक ने गद्दी पर बैठने के बाद में कितने वर्षों के बाद में कलिंग पर आक्रमण किया है? तो 8 वर्षों के बाद में कलिंग पर क्या किया है? आक्रमण किया है। कलिंग पर क्या किया? आक्रमण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? अरेबिका कॉफी, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है? अरेबिका कॉफ़ी है जो कर्नाटक में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जा रही है? कर्नाटक में जो अरेबिका कॉफ़ी है कहाँ उगाई जा रही है? कर्नाटक में उगाई जा रही है। आपको बताना है कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसी के साथ में असम जो है अपने पास चाय, पश्चिमी बंगाल जो आलू, उत्तराखंड है क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम लल्लू क्वेश्चन था। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? आपातकाल लगती है कौन से अनुच्छेद में लगती है? लेकिन लगती तो है। देखो आपातकाल में कौन से अधिकारों, मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों? अनुच्छेद जो 20 है अपने पास, अनुच्छेद जो 20 है, 20 जो नंबर अनुच्छेद है, वह अपराधों के समक्ष अपने को संरक्षण देता है। यदि हमने कोई अपराध नहीं किया है, हम गिरफ्तार हो गए हैं, तो अपने को क्या है? अपराधों के विरुद्ध संरक्षण देता है। के संबंध में? अपराधों के विषय में, अपराधों के विरुद्ध विषय के संबंध में संरक्षण। ठीक है। इसी के साथ में अनुच्छेद 1 आता है 21, प्राण और देही, प्राण व देही। इसकी हम क्या कर सकते हैं? अपने प्राणों को बचा सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। अनुच्छेद 21 ये करते हैं। ये दोनों आर्टिकल जो है लागू रहेंगे जब जो इमरजेंसी लगती है, उसमें अनुच्छेद 20 और 21 का आप उपयोग कर सकते हो। बाकी जो आपको मिले हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, उनका क्या कर सकते हैं? आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। देखते हैं 14 में क्या आता है। देखो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 और 19, इतने सारे अनुच्छेद हैं। 14 नंबर जो अनुच्छेद है वो न्यायिक समक्षता है, यानी कि सबको न्याय प्राप्त करने की समानता है। अनुच्छेद जो हमारे पास 15 है, अनुच्छेद 15 है कि भेदभाव नहीं होगा आपके साथ में, किसी भी प्रकार का आपके साथ में भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो जाति से, धर्म से हो, जाति से हो, लिंग से हो,
या फिर किससे संबंधित हो सकता है, लिंग से हो, या फिर हमारे पास जन्म स्थान, कौन, जन्म स्थान से संबंधित है, तो आपके साथ में भेदभाव नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 15 आपको ये कहता है। यदि फिर भी आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो आप बेकायदा अपील कर सकते हो। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, जितने भी हमारे पास में लोक नियोजन के विषय हैं, लोक नियोजन के विषय से संबंधित जितनी भी वैकेंसी निकलती है उनमें आपको अधिकार है, समानता का नियोजन है। लोक नियोजन के विषय हैं, लोक नियोजन के विषय, लोक नियोजन के विषय में आपको क्या है, विषय में समानता, ये समानता बताता है। लोक नियोजन के विषय में जितने भी लोक नियोजन के विषय हैं उनमें आपको क्या है, समानता है। अनुच्छेद 17 जो आपका है वो स्पर्शता का है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, आपके साथ में छुआछूत होती है। लोक नियोजन के विषय में जो है इसमें अपवाद है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, ये क्या है, अपवाद है। क्वेश्चन आता है कि लोक नियोजन के विषयों में अपवाद है, तो उसमें आता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। साथ में ही 18 नंबर आता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब हो गया आप किसी के साथ में छुआछूत नहीं कर सकते। अस्पृश्यता यहाँ पर कानून में जो है रोक लगाई गई है। इसी के साथ में हम आते हैं अनुच्छेद 18 में, यह आता है उपाधि का अंत। उपाधि का अंत, उपाधियों का अंत यह है कि आप किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं ले सकते। यदि विदेश से आपको उपाधि मिल रही है तो आप राष्ट्रपति की पहले क्या करोगे, राष्ट्रपति से उसकी जो है राष्ट्रपति से आज्ञा लोगे, उसके बाद में आप उपाधि ले सकते हो। इसी में जो अपने को पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इसी के साथ में पद्म श्री, ये जितने भी मिलते हैं, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, ये मिलते हैं, ये अनुच्छेद 18 का तहत ही अपने को मिलते हैं। तो आपके साथ क्वेश्चन ये भी आता है कि अपने को सेना में जो मिलने वाले जो उपाधियाँ हैं, जिसकी परमवीर चक्र जो अवार्ड मिलते हैं, परमवीर चक्र मिलता है, वीर चक्र मिलता है, तो ये किसके तहत मिलता है, अनुच्छेद 18 के तहत मिलता है। इसी के साथ में उपाधियों का अंत जो है, इसमें कोई भी उपाधि आप राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से नहीं ले सकते हो। अनुच्छेद 19 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 आता है स्वतंत्रता का अधिकार। महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें एक महत्वपूर्णता ये आती है कि 1978 में इसमें एक अमेंडमेंट हो गया था। क्या हो गया था, एक इसमें संशोधन हो गया था। 1978 में एक संशोधन हो गया था। उसके तहत में 1978 में एक संशोधन हुआ। उस संशोधन के तहत में जो हमारे पास में है संपत्ति का अधिकार, उसको इसे बाहर कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। किससे, जो हमारे पास अधिकार है, मौलिक अधिकार, उनसे क्या कर दिया, बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खालिस्तान द्वारा किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड बाय, यानी जो इंडिया का प्रेसिडेंट रहेगा उसका चुनाव कैसे होगा। तो भाई ये सबको आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। देखो राष्ट्रपति का चुनाव है तो देखो पहला ऑप्शन देखो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य के विधानसभाएं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और ये बिल्कुल ठीक भी है कि संसद के निर्वाचित सदस्य भी होंगे और राज्य की विधानसभाओं के भी जो है सदस्य होंगे, यानी जितने भी एमएलए हैं वो भी होंगे। उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो भी होंगे। केवल राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे, केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी नहीं होंगे, केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य नहीं होंगे संसद के। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो ये भी पूछता है कौन सी प्रणाली के द्वारा होता है, एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद है। भाई भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें 300 कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, सबको आता है। आज तक 395 ही अनुच्छेद है। इसके अलावा इसमें हमारे पास 22 भाग है। कितने भाग है, भाग कितने हैं, भाग हमारे पास है 22 भाग है। अनुच्छेद हो गए, अनुसूचियां, अनुसूचियां हमारे पास हो गई अभी की वो है 12 अनुसूचियां हो गई। और अनुच्छेद आपको पता है, अनुच्छेद जो है हमारे पास
95 अनुच्छेद है। ये प्रीवियस ईयर सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ ये रामबाण होने वाला है। 90% जो आपका जीके है, करंट की बात नहीं कर रहा मैं, ये स्टैटिक जीके है। ऐसा एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं। बार बार यही कह रहा हूँ कि फोकस कर लीजिए, एक बार फोकस कर लीजिए, जीवन बन जाएगा। वो कहते हैं ना, पढ़ना कैसे है, ऐसे पढ़ो जैसे ये आपका लास्ट एग्जाम हो, इसके बाद में कोई एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। देखो, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक, बात करते हैं तपन कुमार पटनायक की, तो तपन कुमार पटनायक एक्चुअल में 2018 में आए हुए थे। क्या तपन कुमार कहाँ? 2018 से संबंधित है तपन कुमार। और यह है छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य है? छऊ नृत्य। छऊ के 3 रूप है। पश्चिमी बंगाल में अलग रूप है, झारखंड में अलग रूप है, ओडिशा में इसका अलग रूप है। इसीलिए इसके 3 रूप है। कितने रूप है? 3 रूप है। एक तो पश्चिमी बंगाल हो गया, ठीक है, एक झारखंड और एक मेरे पास ओडिशा। ओडिशा से मयूरभंज होगा। ये नृत्य का नाम है मयूरभंज। मयूरभंज छो कह सकते हैं, छऊ कह सकते हैं, मयूरभंज छो भी कह सकते हैं नो, छो नाच भी कहते हैं इसको, मयूरभंज छो। इसके बाद में हमारे पास आता है झारखंड। झारखंड से आता है हमारे पास में, वो आता है सरायकेला। और ये जो तपन कुमार है, ये सरायकेला जगह के नाम से है, सरायकेला छो, सरायकेला छो। और पश्चिमी बंगाल से जो हमारे पास में है वो है पुरुलिया, पुरुलिया छो। पश्चिम बंगाल से कौन सा है? पुरुलिया छो जगह के नाम से। छो नृत्य कितने प्रकार के? 3 जगह से होते हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा। इसमें ओडिशा में जो नृत्य होता है उसका नाम है मयूरभंज। सरायकेला जो नृत्य है वो झारखंड से, और पुरुलिया जो नृत्य हैं वो कहाँ से हो गया? पश्चिमी बंगाल से हो गया। 2018 में है। लेकिन इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ये है कि ये 2018 का है, थोड़ा पुराना हो गया है। अभी आपके लिए हम बता रहे हैं 2022 में कौन था और 2023 में कौन है, जिनको क्या किया है, ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 में है गाजी खान बरना। 2022 में किसको मिला है? गाजी, याद रहना चाहिए बच्चों, 100% क्वेश्चन आएगा, गाजी खान बरना। गाजी खान बरना ये है कहाँ के? ये राजस्थान के हैं। एक आती है हमारे पास में 2023 में डॉक्टर ममता, मोक्षदा कह सकते हो या ममता, इसके 2 नाम है, मोक्षदा या ममता। चंद्रकार, इनको क्या मिला है? 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ये क्वेश्चन छपने वाले क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको करंट से एकदम इनको कलेक्ट करके बता रहा हूँ। कुचिपुड़ी, ओडिशा और क्षत्रिया, ये सब के सब शास्त्रीय नृत्य मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? देख भाई, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं कह रहा हूँ रिपीट होने वाले हैं, 100% रिपीट होने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के सेशन है अभी देख लो, बैठ के जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चैनल पे बना रहना पड़ेगा, वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। यदि कुछ करना चाहते हो जीवन में तो ये जीके है जो मेरा पढ़ाया हुआ, इसको कंप्लीट आप देखो, आपके 90% जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे इससे। देखो, यह है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? बहुत सारे बच्चों को अक्षांश, भूमध्य, ये रेखाओं का पता ही नहीं है क्या है। देखो मैं बताता हूँ। आज हमारे पास में यह है गोला, ये पृथ्वी है, पूरी ऐसी होती है गोल। अब देखो इसमें क्या है, ऐसी ऐसी लाइनें बनी होती है सब में, ठीक है। पृथ्वी में ये काल्पनिक है सबकी सब, इसका मेजरमेंट लेने के लिए काल्पनिक रेखाएं बनाई है। 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य, भू यानी हो गया भूमि और मध्य यानी बीच में, बीच वाली रेखा होगी भूमध्य। भू का मतलब हो गया भूमि के मध्य बच्चों, भूमध्य का मतलब क्या हो गया? भूमि के मध्य में जो 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन है, उससे भूमध्य रेखा कहेंगे।
इस भूमध्य रेखा से यदि ऊपर चलते हैं हम तो यहाँ पर एक रेखा है जो कि 23.5 डिग्री है। क्या है? 23.5 डिग्री। इसे हम कहते हैं करक रेखा। और ये जो करक रेखा है भारत के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? भारत के मध्य से गुजरती है। जबकि नीचे हम यदि 23.5 डिग्री आते हैं, नीचे 23.5 डिग्री आते हैं तो इसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा, ऊपर 23.5 डिग्री कौन सी हो गई? करक रेखा। अब देखो करक रेखा आपको पता चल गया। इस स्टेट में कितने राज्य आते हैं? अपने देश के बीचों बीच गुजरती है। इसका मतलब है इसमें बहुत सारे जो राज्य हैं वो भी आएंगे। 8 राज्य आते हैं। करक रेखा कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आती है अपने पास गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान आएगा एक। उसके बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या? मिजोरम। कितने हो गए? 8 राज्य हो गए ना। 8 राज्य क्या हो गए अपने पास में इस रेखा पे पड़ते हैं, करक रेखा पे, जो भारत के मध्य से क्या हो रही है? गुजर रही है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ सबका? 8 राज्य कौन कौन से हैं? क्वेश्चन ये भी आ सकता है इनमें से कौन सा राज्य करक रेखा को पार नहीं करता, जिसे करक रेखा होकर नहीं गुजरती है। इसलिए 8 राज्य होने याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? सबसे पहले जनगणना भारत में हुई कब थी? क्वेश्चन ये है। सबसे पहले जो भारत में जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड जो मेयो थे, मेयो कॉलेज अजमेर में बना हुआ है, इनके नाम से इन्होंने एक कॉलेज भी बनाया था, मेयो कॉलेज। लॉर्ड मेयो ने 1872 में जनगणना स्टार्ट की थी, लेकिन वो रूटीन में नहीं थी। रूटीन में 1881 में आई थी। कब आई थी? 1881 में जो जनगणना थी वो दशकीय जनगणना स्टार्ट हो गई थी। दशकीय मतलब हर 10 साल के बाद में हमारी जनगणना होगी। तो 1881 से क्या हुई? जनगणना स्टार्ट हो गई। दशकीय जनसंख्या जनगणना कब से स्टार्ट हुई? 1881 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक है? 7वीं पंचवर्षीय योजना कब आती है भाई? 7वीं पंचवर्षीय योजना 1885 से 90। राजीव गांधी उस टाइम क्या थे? मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री थे। पीएम कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी इस टाइम हमारे पास पीएम थे, पीएम राजीव गांधी। 1885 से 90 के बीच में उन्होंने क्या किया? उस टाइम क्या कमी थी हमारे देश में? उस टाइम खाने पीने के सामान की सबसे ज़्यादा कमी थी। तो उन्होंने क्या किया? खाद्यान्न के ऊपर भी, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि की, ये क्या किया? उद्देश्य था उनका। इस पंचवर्षीय योजना में उन्होंने खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या लगाया? उद्देश्य लगाया। कि उद्देश्य क्या हो गया? खाद्यान्न के उत्पादन में। कब से प्रारंभ होती है 7वीं पंचवर्षीय योजना? 1885 से 90 में। और उस टाइम जो हमारे पीएम थे, प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। आगे देखो, खालिस्तान वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है इंक्यूबेशन मिशन। इंक्यूबेशन यानी अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड द इंक्यूबेशन मिशन, ये नहीं आता है। इसके बाद संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, MPLADS। उसके बाद में आता है हमारे समर्थ योजना। इसमें आंसर होने वाला समर्थ योजना जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कमेंट में सारे बच्चे बताएंगे अभी हमारे पास में वस्त्र मंत्रालय किसको दिया गया है? ईरानी स्मृति शायद होना चाहिए वस्त्र मंत्रालय में। आगे देखो, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। सबसे पहले विजय हजारे जो ट्रॉफी है, ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट। किससे संबंधित है ट्रॉफी? क्रिकेट से संबंधित होती, क्रिकेट से संबंधित होगी। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित होगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं, ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। 2017-18 की बात नहीं करनी अपने को करनी है 2022-23। 2022-23 में विजय हजारे ट्रॉफी किसको मिली हुई है? देखो 22-23 में बात कर लेते हैं। 23 में ही मिली है अभी विजय हजारे ट्रॉफी, कुछ दिनों पहले मिली है, लगभग अप्रैल में, 9 अप्रैल की बात है। ये विजय हजारे ट्रॉफी उसमें जीती गई थी। हमारे पास सौराष्ट्र ने क्या किया? सौराष्ट्र ने 5 विकेट से हराया। 5 विकेट से हराया। किसको हराया? महाराष्ट्र को। तो इसमें विजेता कौन है?
ये तो हो गई विजेता 2023 में, और ये होगी उप विजेता। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे एक हमारे देश के क्रिकेटर रहे हैं, उनके नाम के ऊपर ये विजय हजारे ट्रॉफी दी जाती है। देखो उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, उस टाइम शायद कर्नाटक ने ये ट्रॉफी जीती थी। 2017-18 में ये जो ट्रॉफी है कर्नाटक ने जीती थी। ये आपके हो चुके हैं 20 क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि बच्चों आपके घर वालों के सपने पूरे हो जाए, आप कह सको कि नहीं हम सक्सेस हैं, हमने हमारी पढ़ाई का सदुपयोग किया है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि लग जाओ तैयारी में। 51 दिन बचे हुए हैं आपके पास में, लगभग 51 दिन मान के, 50 दिन मान के चल रहा हूं मैं तो, क्योंकि कुछ दिन तो आप ऐसे ही बातों में निकाल देते हो। 50 दिन बचे हुए हैं तैयारी के लिए, और लग जाइए। ये जो प्रीवियस ईयर सेशन बना हुआ है इससे जुड़े लाइक करें वीडियो को, और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन रोज आपको क्लास मिलने वाली है। इसी प्रकार से हम जो है जोड़ के चलेंगे, टॉपिक से टॉपिक मिला के चलेंगे, और देखेंगे कि इस बार ये जो एसएससी जीडी है इसको छोड़ना नहीं है। माँ भारती के पुत्रों सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।